अच्छा, ओके बेटे। हम लोग पढ़ रहे थे। जी बेटे, हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है। और रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा तो काफ़ी दफ़ा है। ठीक है, मतलब आप, मेरा ख्याल है कि शायद 9वीं 10वीं क्लास में हम पहली दफ़ा पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। लेकिन उस वक़्त हम सिर्फ़ यही बात पढ़ते हैं कि जी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी चीज़ को हम वेरीफ़ाई करते हैं। और वहाँ पे तब हम इस बात से कंसर्न नहीं होते कि जब बीम या वेव किसी भी जगह पे ट्रैवल कर रही है, वेदर इट इज़ अ लाइट वेव और नॉट, वहाँ पे क्योंकि हम एक ग्लास मिरर के साथ अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। आई डू नॉट नो कि अब लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में ये एक्सपेरिमेंट शामिल है या नहीं है, लेकिन जब हम स्टूडेंट थे तो तब तो ये काम हम किया करते थे। और एक सामने शीशा पतला सा लगा के उसके सामने नीडल रख के, तो जो कंपास है, जो सॉरी डी होती थी, उससे हम एंगल नोट करते थे, एक नॉर्मल ड्रॉ किया करते थे। और फिर हम एंगल नोट करते थे कि इंसिडेंस का क्या एंगल है और रिफ्लेक्शन का क्या एंगल है। तो बाय एक्सपेरिमेंट वी यूज टू वेरीफाई के फॉर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज अ मिरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। तो लेकिन at that time we didn't used to consider कि whether the material that we are considering, क्या इसमें ट्रांसमिशन का कोई फिनोमेना हो सकता है या नहीं हो सकता, या वहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन से इतना ज़्यादा कंसर्न या इंटरेस्टेड नहीं होते थे। ठीक है। तो जिस तरह हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा तो वी सेड कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे हैव अ डिफरेंट बिहेवियर व्हेन इट कम्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, एंड एट लो फ्रीक्वेंसीज दे बिहेव डिफरेंटली, एंड एट हाई फ्रीक्वेंसीज दे बिहेव डिफरेंटली। ठीक है। हम लोगों ने ये कहा था कि एट लो फ्रीक्वेंसीज दे बिहेव एज आई थिंक रेडियो वेव्स, and at high frequencies they behave as light waves, if I remember correctly। ठीक है। तो नाउ अब हम आहिस्ता आहिस्ता से ये स्टडी कर रहे हैं कि अच्छा, रिफ्लेक्शन के लिए ये बात तो सही है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन इज इट ऑलवेज ट्रू और नॉट, इज द वेव always going to reflect back or not? Further on, we are also concerned now with the polarization of the wave, कि जो वेव है which we are looking at with respect to normal और the interface boundary, उसकी polarization क्या है, whether it is parallel or whether it is perpendicular। ठीक है। तो we did this exercise yesterday, जिसमें we calculated different parameters, and although I was not too convinced about the value that we got in part number D, I'm sorry I didn't get a chance to confirm it कि भाई ये इसकी वैल्यू क्या यही आती है कि नहीं। लेकिन if you do get time तो I would suggest you to please go ahead and do it, क्योंकि यहाँ पे समथिंग ये जो है -8.54, it does not make too much sense because the coefficient of reflection should not be greater than 1. So I believe it should be something 0. यहाँ पे जिस तरह से हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है 0.8, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है it should be somewhere 20% or something. So I'm not too sure whether all of this calculation is correct or not, or if I am missing anything. So I'll encourage you to please go ahead and give it an attempt to see, so that बात थोड़ा logical frame में वापस आए, because अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 256 वोल्ट per meter and 24 volt per meter, it becomes larger than 30 volts per meter, जो कि initial electric field थी। तो uh, whether we are missing anything when we are determining the amount of electric field magnitude, कि क्या है, one aspect can be कि शायद हम
दोनों मटेरियल्स की परमिटिविटी को कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि हाई परमिटिविटी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा कन्फाइंड होती है, तो वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी उसका मैग्नीट्यूड इनहेंस या डिक्रीज हो सकता है, और फ्री स्पेस में डिफरेंट, लेकिन स्टिल इट डिड नॉट मेक टू मच सेंस टू मी कि ये इस तरह से कैसे है, तो आई एनकरेज यू टू गो थ्रू इट। इसमें कुछ इस तरह की एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं है, तो आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कीजिए जस्ट टू वेरीफाई that all of the calculations are correct, and you get the same value which the book is getting. So, and then maybe we can try to find an answer to it, ke, what is happening here. ठीक है? Okay. Now, the next thing that we are going to do is कि uh, यहाँ पे if you look at it, तो we are going to uh, continue with the reflection and transmission coefficients। और जिस तरह से आपने ऊपर देखा है कि जो किसी भी सरफेस का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, इट शुड डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो कि परमिटिविटी एंड कंडक्टिविटी है, एंड इट शुड आल्सो बी डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, आपको कुछ सरफेसेस हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक सरफेसेस हैं, ठीक है? नॉन मैग्नेटिक सरफेसेस जिसका मतलब ये है कि इनकी परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1, और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो इट विल पास एज अनचेंज्ड, लेकिन इट हैज सर्टेन कंडक्टिविटी एंड इट हैज सर्टेन परमिटिविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट चेंज होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट चेंज होगा तो जो पावर है उसमें इट इज ई क्रॉस एच, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो पावर इज गोइंग टू डिक्रीज व्हेन द वेव इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, ठीक है? तो सम पार्ट इज गोइंग टू गो ओवर देयर एंड सम पार्ट इज गोइंग टू गो ओवर देयर। यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, देयर आर some type of surfaces given to you. This is dry ground, average ground, and wet ground. I do not know what does average ground means. And then so basically ground and water, और जो पानी है उसमें सी वाटर एंड फ्रेश वाटर, ठीक है? These are the conductivity values, and not very surprising, सी वाटर की कंडक्टिविटी सबसे हाई है। कैन एनीबडी सजेस्ट कि ऐसा क्यों है? सी वाटर की कंडक्टिविटी बाकी सारों से सिग्निफिकेंटली हाई क्यों होगी या क्यों होनी चाहिए? सर सी वाटर सॉल्टी होता है इस वजह से। सी वाटर सॉल्टी है तो उसकी कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, लेकिन इफ यू लुक एट द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी स्पेशली सी वाटर और फ्रेश वाटर को देखें, तो देयर इज नो डिफरेंस इन द परमिटिविटी ऑफ बोथ, ठीक है? तो बोथ आर सेम, ठीक है? लेकिन on the other side, the relative permittivity of dry ground and wet ground is very different. So again, can you suggest why it is happening like this? Why there is significant difference in the permittivity or the dielectric value of dry ground and a wet ground? कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ऑल्दो कि दिस इज आई थिंक थर्ड डेसिमल पे और ये सेकंड डेसिमल, तो ये भी क्वाइट सिग्निफिकेंट, मे बी 10 टाइम्स एटलीस्ट परमिटिविटी में फर्क है। इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक कि कंडक्टिविटी में, सॉरी, तो परमिटिविटी में व्हाट डू यू थिंक व्हाई इट इज ड्राई ग्राउंड की बहुत कम है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, तो व्हाई इज दैट? ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला के लिए एक सवाल है, यानी अब्दुल्ला के लिए एक वो है कमेंट कि अब्दुल्ला आप पूछ रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? जो मैं आपसे रैंडमली पूछा करता हूँ,
जिनमें बस जिनका कोई सोचने पे जिनका जवाब मुनहसर होता है, तो प्लीज एक्सपेक्ट a lot of these sort of questions in your exam. तो अभी मुझे बताइए, anybody of you, why do you think कि permittivity of a wet ground is very high as compared to a dry ground? What do you think? सर परमिटिविटी ऑफ वाटर भी तो हाई है, अगर वेट ग्राउंड की बात की जाए तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा। जी जी, वेरी गुड। हाँ जी, दिस इज द सिंपल प्लेन आंसर कि अगर यहाँ पे ही देख लें तो परमिटिविटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। और क्योंकि नाउ अरेंजमेंट के अंदर देर आर टू सर्फेसेस, ठीक है। यानी जो ड्राई, यहाँ पे प्रॉब्ली जब हम ड्राई ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मे बी सॉइल की, ठीक है, सॉइल या सैंड, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उस सॉइल या सैंड के अंदर अब पानी भी शामिल है, तो मे बी उसमें सॉल्ट्स भी हैं, ठीक है, और उसमें पानी भी है। तो नाउ दी permittivity of the wet ground is sort of, यानी not the exact average, या इसके ऊपर there would be some added on effect of this sea water या fresh water, कुछ भी ले लें, क्योंकि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो that's why it is meant to be, it is supposed to be high because now it is wet, it has inclusion of water, ठीक है। और रेंज इसी वजह से ज्यादा है, डिपेंड्स के हाउ मच इज दी, जिस तरह किसी जगह पे बारिश होती है ना तो वी से मिलीमीटर ऑफ रेन, तो कितनी, यानी जो टॉप लेयर ऑफ द ग्राउंड है, उसमें जो वेट एरिया है उसकी कितनी थिकनेस है, कितना ज्यादा पानी पेनिट्रेट हुआ है, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ रेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओवर हियर, ठीक है। ओके, तो व्हाट ही सेइंग इज कि यहाँ पे इन्होंने आपके सामने ड्राई ग्राउंड और जो वेट ग्राउंड है उसके लिए डिफरेंट कोफिशिएंट्स आर पैरेलल, आर परपेंडिकुलर, टी पैरेलल एंड टी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये प्लॉट किए हैं। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन आर पैरेलल एंड आर परपेंडिकुलर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन। और आर पैरेलल और आर परपेंडिकुलर में क्या फर्क है? वन ऑफ देम इज अ हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव एंड द अदर वन इज अ वर्टिकली पोलराइज्ड वेव, ठीक है, जो कि यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी है। तो फॉर द मोमेंट व्हाट ही इज कंसिडरिंग कि जो आर परपेंडिकुलर है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड वेव एंड आर पैरेलल इज वर्टिकली पोलराइज्ड वेव। यहाँ पे कहाँ लिखा गया है ये बात? जी, पैरेलल पार्ट रिप्रेजेंट्स वर्टिकल पोलराइजेशन। ओके, नाउ अगर आप इसको लेट अस ड्रॉ दिस एंड दिस इज समवेयर वेयर वी वर, हम रिफ्लेक्शन को पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो लेट्स पुट अ स्लाइड ओवर हियर एंड तो इफ आई आस्क यू, तो normally ground itself is supposed to be a horizontal plane, ठीक है। नॉर्मली जब भी हम ग्राउंड की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में होराइजन या हॉरिजॉन्टल का आता है। तो इस केस में इफ देयर इज अ वेव, यानी हम बात कर रहे हैं कि देयर इज अ ट्रांसमीटर व्हिच इज स्टैंडिंग ओवर हियर एंड द वेव इज समवेयर कमिंग, ठीक है। तो now it will have two components, this and this. So this would be parallel component and this would be perpendicular component, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो ये लग रहा है कि this is horizontal polarized and this is vertical polarized, लेकिन he is saying it otherwise। तो the reason is कि जो पीछे formulation की हुई है वहां पे
जो फॉर्मुलेशन की हुई है, जो इनिशियल डायग्राम को स्टडी किया गया था, वो इस तरह से थी। ठीक है, मतलब जिसके लिए हमने आर ये और आर पैरेलल एंड आर परपेंडिकुलर जब कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो नाउ इफ यू लुक एट इट विद रिस्पेक्ट टू दिस वर्टिकली ओरिएंटेड सरफेस, तो नाउ इट मेक्स सेंस कि आर पैरेलल इज रिप्रेजेंटिंग रिफ्लेक्शन ऑफ अ वर्टिकली पोलराइज्ड वेव, ठीक है, and our horizontal is presenting the reflection of the horizontally polarized wave। ठीक है, क्योंकि मेरे जहन में ये confusion थी, आई थॉट कि शायद पढ़ के आपके जहन में भी आए, तो आई वांटेड इट टू क्लैरिफाई कि इसका ये मतलब है जो फॉर्मुलेशन या कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किए गए हैं वो इस तरीके से किए गए हैं, ना कि इस तरीके से। तो प्रैक्टिकल वैल्यू इज दिस, लेकिन जो कोफिशिएंट कैलकुलेशन है दैट हैज बीन डन बाय दिस। ठीक है, this is theta I। Okay, now if you look at it, इन दो तस्वीरों को इसको चलें देख लीजिए, एंड लेट अस ओनली लुक दिस वन। ठीक है, तो ये है जी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वर्सेस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, यानी वर्सेस से मुराद ये कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का रेशो है। तो जैसे जैसे ये अगर हम सॉलिड लाइन को देखें, तो जैसे जैसे ये हमारी नीचे जा रही है, ठीक है, तो दो बातें होनी चाहिए, या तो हमारी ट्रांसमिशन बढ़नी चाहिए, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं हो रहा। हमारा जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो भी इतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं कर रहा। मतलब ये एक रेशो है ना, तो अगर रेशो की वैल्यू हमारे पास कम हो रही है, तो यू हैव आर पैरेलल ओवर टी पैरेलल। ठीक है, तो सॉरी, दिस इज नॉट अ रेशियो प्लॉटेड, उसने सारों को अलग अलग प्लॉट किया है, तो ठीक है, सॉरी, आई थॉट कि वो क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है स्लैश, तो इट इज अ रेशियो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ओके, तो इफ यू लुक एट इट, जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, स्पेशली अगर हम सॉलिड लाइन को देखें विच इज रिप्रेजेंटिंग अ वर्टिकली पोलराइज्ड वेव एट दिस पॉइंट, तो आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे आप का एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे आपका जो रिफ्लेक्शन है वो कम होती जा रही है, उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, अप टू अ पॉइंट जो कि यहाँ पे मौजूद है, जब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कंप्लीटली जीरो हो गया है। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कंप्लीटली जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि नाउ देयर इज नो रिफ्लेक्शन बैक इन द मीडियम जहां से वेव जो है वो इंसिडेंट हुई है। ठीक है, तो ऐसा एंगल जहां के ऊपर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट किसी भी वेव का जीरो हो जाए, उस एंगल को हम कहते हैं ब्रूस्टर एंगल, which is mentioned somewhere over here। ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, दिस इज द ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, और इसमें आप ये देखिए कि अब ब्रूस्टर एंगल में क्या मसला हुआ कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको अगर आप देखिए इस तस्वीर को, तो इसके सिनेरियो में मतलब ये है कि योर एंगल इज नाउ, आहिस्ता आहिस्ता से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ रहा है। मसलन यू आर हियर, ठीक है, थीटा आई आपका इज सम 20 डिग्रीज। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज कि जब ब्रूस्टर एंगल के ऊपर वेव स्ट्राइक कर रही है तो इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग बैक। ठीक है, यानी ये जो कंपोनेंट है इट इज जीरो। ठीक है, और
अगर आप इसके हवाले से देखें तो यहाँ पे इस तरह से एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब इससे होता ये है कि जितनी भी जो कुछ भी वेव यहाँ पे आ रही है, स्पेशली यानी ऑफ अ स्पेसिफिक पोलराइजेशन, जिसकी हम पैरेलल वाले की जब बात कर रहे हैं, तो द वेव इज गोइंग straight along the line, it is not reflecting back in the medium. अब इससे आपको क्या लगता है कि आप कोई नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता? इससे आपको नुकसान ये हो सकता है, से कंसिडर दिस सिनेरियो जहां पे यू हैव अ ट्रांसमीटर एंड यू हैव अ रिसीवर, एंड जो हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर है, मैंने जानबूझ के जो रिसीवर की हाइट को थोड़ा ऊंचा बनाया है और ट्रांसमीटर की हाइट को मैंने कम बनाया है, ठीक है। ऑल्सो द डिस्टेंस ओवर हियर, दिस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर, लेट अस कॉल इट एच टी, ठीक है, एंड लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एल। तो एल इज लार्ज एज कंपेयर टू एच टी। नाउ इफ यू लुक एट इट, the wave is coming out in this direction. So there is one component which is going straight as a line of sight. लेकिन there is another component which is going after striking back from here, ठीक है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में there is always a good it is always good, uh, not always good, it is sometimes good to have a multi-path signal coming in, especially अगर आपका जो लाइन ऑफ साइट सिग्नल है अगर वो अवेलेबल नहीं है या ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, इफ दैट इज ब्लॉक, तो दी ओनली मीन्स ऑफ द सिग्नल रीचिंग टू यू वुड बी द ग्राउंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल, ठीक, ओके। तो ये जो ग्राउंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल है, if the transmitter height is small, तो it is very likely कि ये जो angle of incidence होगा जिसके ऊपर ये strike करेगा, it would be somewhere near to the Brewster angle theta b, और उससे ये होगा कि you will not have any reflected wave going back into the same medium। जब wave यहाँ पे आएगी तो probably it will start flowing in this direction, ठीक है। तो जो आपका intended receiver है उस तक कुछ ट्रांसमिशन नहीं पहुंचेगी, ऑल ऑफ दिस एनर्जी इज लॉस्ट एंड हैज ट्रेवल्ड इनटू समवेयर एल्स, ठीक है। तो फॉर in a multi-path scenario, if your angle of incidence somehow reaches the Brewster angle, तो it is not a good idea। एक और चीज जो कि डिस्कस की गई है यहाँ पे रिफ्लेक्शन के पर्सपेक्टिव में कि वो ये है कि से फॉर एग्जांपल होता ये है कि जब आपका रिफ्लेक्शन हो रही है, अच्छा, जब आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है तो जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, जो पोलराइजेशन सेंस है, दैट इज चेंजिंग। नाउ इफ यू लुक एट इट, if your theta incidence is less than the Brewster angle, you transmitted a right hand circular polarized, ठीक है, लेकिन ये कन्वर्ट हो गई लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड में, लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल में। लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल में इस वजह से चेंज हो गई, नंबर वन, एक बात ये कि सर्कुलर से इलिप्टिकल में क्यों चेंज हुई, सर्कुलर से इलिप्टिकल में इस वजह से चेंज हुई बिकॉज इफ यू लुक एट इट, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो आर पैरेलल एंड आर परपेंडिकुलर, उसका कोफिशिएंट इज नॉट द सेम। तो इफ यू लुक एट द सॉलिड लाइन एंड से फॉर एग्जांपल यू लुक एट दिस एंगल, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे समवेयर ओवर हियर एट दिस पॉइंट, तो
जो इसका रिफ्लेक्शन का जो कोफिशिएंट है, जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज नॉट द सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि ई फील्ड का मैग्नीट्यूड पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों सेम हो और उनके दरमियान में जो एंगल है दैट शुड बी 90 डिग्रीज। तो जो सर्कुलर का एलिप्टिकल में चेंज होना इज नाउ टेलिंग अस कि कोई भी एक मैग्नीट्यूड कम इफेक्ट हुआ है और कोई और मैग्नीट्यूड ज्यादा इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो सर्कुलर इज गोइंग टू चेंज इनटू एलिप्टिकल। जो दूसरी चीज वो ये कि राइट हैंड इज चेंज्ड टू लेफ्ट हैंड, जिसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेलल कंपोनेंट है जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन कंपोनेंट विल चेंज इनटू वर्टिकल पोलराइज्ड कंपोनेंट और वर्टिकल पोलराइज्ड विल चेंज इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो राइट हैंड सर्कुलर विल चेंज इनटू लेफ्ट हैंड। लेकिन अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्जर देन ब्रूस्टर एंगल तो फिर ये पोलराइजेशन प्रिजर्व रहती है, तो फिर ऐसा आपको कोई मसला नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, अगर एलिप्टिकल पोलराइजेशन है तो एलिप्टिकल में ही है, लेकिन स्टिल उसकी जो एक्सियल रेशो है वो चेंज हो रही है, जो मैं यहाँ से बात कर रहा था कि सर्कुलर एलिप्टिकल में क्यों चेंज हो गई, ठीक है। तो एलिप्टिकल एलिप्टिकल में ही रहेगी, लेकिन एटलीस्ट उसकी एक्सियल रेशो चेंज होगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से वेव के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन अच्छा, जो रिफ्लेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इज द वेव जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो किस तरह की सरफेस से हो रही है। इफ यू लुक एट इट, दिस इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे जैसे आपकी सरफेस रफ होती जाती है, इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो वेदर अ सरफेस इज अ रफ सरफेस और अ स्मूथ सरफेस, उसको हम करेक्टराइज करते हैं एक क्राइटेरियन है विच इज कॉल्ड रेले क्राइटेरियन, जो कि हमें ये बताता है कि कितने ये जो डेल्टा एच है दिस इज द डेप्थ ऑफ दिस रफनेस, के ऑन एवरेज कितना चेंज है on a high value and a lower value, what is the angle of incidence, what is the wavelength। और तो तो डेल्टा एच इज सॉरी, जो डेल्टा थीटा है दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन थीटा आई एंड थीटा आर। अगर एक स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होती हमारे पास तो हमारे पास थीटा आर शुड हैव बीन इक्वल टू थीटा आई, लेकिन नाउ इस रफनेस की वजह से जो थीटा आर होगा दैट वुड बी, तो थीटा आर is now going to be for a rough surface theta I प्लस माइनस, मतलब दोनों तरफ हो सकता है डेल्टा डेल्टा थीटा, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और नाउ वेदर अ सरफेस इज अ स्मूथ सरफेस या रफ सरफेस, ये बात डिपेंड करेगी ऑन अ क्राइटेरियन विच इज कॉल्ड रेले क्राइटेरियन, और जो कि हमें बताएगा कि व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ डेल्टा एच टू कंसिडर अ सरफेस और टू बी रफ, ठीक है। तो यहाँ पे कहा ये गया है कि फॉर कंसिडरिंग अ सरफेस टू बी स्मूथ डेल्टा एच के ऊपर ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज लेस देन this particular value, तो we will call this surface to be a smooth surface, ठीक है। And if the value of delta H is high as opposed to this, so then we will call this surface to be a rough surface and we shouldn't expect the reflection to occur that properly, ठीक है। Now इस रिफ्लेक्शन का हमें फायदा क्या है? इस रिफ्लेक्शन का फायदा आपके सामने है। इस रिफ्लेक्शन का फायदा आपके सामने है। You
this is the transmitter which is transmitting signal to you. Consider कि ये आप this is your maybe ये वाली जो जगह है, consider that this is your antenna lab or your classroom in IST, and this is some building in DHA. So now there is a possibility that you get line of sight signal, लेकिन if you look at it, यहाँ पे ये कुछ शीशा लगा हुआ है, तो signal when coming down, it is refracting from this point, then going over here, reflecting, and then reaching to you. Signal is coming over here, refracting, and then reflecting from this point and reaching to you. ठीक है, same goes for this one as well. Uh, Another part, maybe signal is coming down over here, deflecting, then refracting, yeah, transmitting, reflecting from here, then transmitting and coming to you. ठीक है, तो 1 2 3 4 and 5. ठीक है, एक दफा रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो सिग्नल इज रीचिंग टू यू बाय डिफरेंट पाथ्स. और तो दिस इज हाउ प्रैक्टिकली अ सिग्नल रीचेस. और ये जो डिफरेंट लाइंस इन्होंने आपके लिए यहाँ पे की हुई है, दिस इज कॉल्ड रे ट्रेसिंग. ठीक है, और रे ट्रेसिंग के सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं जो कि क्या काम करते हैं, आपको ये बताते हैं. आप यानी गूगल करके देख सकते हैं रे ट्रेसिंग, यूट्यूब वीडियोस भी मौजूद होंगी. रे ट्रेसिंग आपको एक इनडोर लिंक डिजाइन करने में हेल्प करती है, या इनडोर कवरेज मैप डिजाइन करने में हेल्प करती है. इट टेल्स यू कि इफ यू आर सिटिंग इन सम पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, वेदर द सिग्नल विल रीच यू और नॉट. ठीक है, मसलन आपने देखा होगा कि अगर आप सेंटोरस के अंदर चले जाएं, तो आपकी सिग्नल रिसेप्शन बहुत ज़्यादा सिवियरली डैमेज होती है, दो वजूहात की बिना पे. एक तो ये कि वहाँ पे यूज़र डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बैंडविड्थ है हर बंदे को, वो या चैनल अवेलेबिलिटी हर बंदे की कम हो जाती है, एंड देयर इज़ नो कॉल्स. लेकिन अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर जो सिग्नल स्ट्रेंथ है उसको देखें, तो यूजर डेंसिटी का तो मसला ये होगा कि आपको सिग्नल स्ट्रेंथ पूरी आ रही है, लेकिन जब भी आप कॉल मिला रहे हैं तो आपकी कॉल थ्रू नहीं हो रही. ठीक है, तो तब ये जरूर हो सकता है कि यूजर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ चैनल्स बहुत कम है, एंड योर सिग्नल कॉल इज नॉट गेटिंग थ्रू बिकॉज अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स. लेकिन सेंटोरस चले जाएं या गीगा मॉल चले जाएं, वहां पे as soon as you enter the building, the buildings are designed so poorly, in a sense, from the perspective of getting the signals inside. ठीक है, there are lot of reflections, जो बहुत ज़्यादा ग्लास इस्तेमाल किया गया है आउटसाइड पे, रिफ्लेक्टिंग ग्लास, जो कि सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है, एंड देयर इज वेरी लिटिल amount of signal coming in, and that's why immediately as you enter the building, तो इस तरह से कि आप जैसे किसी anechoic chamber में enter हो गए हो, and you do not get any signals on your phone, and it is very difficult to make a call while you are inside. ठीक है, especially टॉप फ्लोर या जो लोअर ग्राउंड है, उन दोनों में ये मसला काफी सिग्निफिकेंट आता है. तो लेकिन इफ यू एज अ डिजाइन इंजीनियर want to make a map of the coverage area, so you are going to use the tools which allow you to do ray tracing. ठीक है, and you will ray tracing exercise, या ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, इनकी जो कोफिशिएंट कैलकुलेशन है, ये आपको बताएगी कि हाउ मच पावर ऑफ सिग्नल यू कैन गेट इनसाइड एट एनी पॉइंट. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ने का या इसकी फॉर्मुलेशन को, इन कोफिशिएंट्स को देखने का हमें ये फायदा होता है कि वी कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ पावर is coming at what point. ठीक है, ओके, तो
बेटा आगे आपकी कोई क्लास तो नहीं है अभी? क्योंकि हमारा अभी एक लेक्चर रहता है, वो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की नहीं थी, मुझे बता दीजिए। आपकी कोई क्लास तो नहीं है बेटा? हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि लैब का टाइम 12:30 तक था शायद। बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे बताइए। सर एक क्लास तो है लेकिन उसका एग्जैक्ट टाइम अभी देखना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप की है अभी क्लास सर, अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप की। अच्छा, वो 12:45 पे है, ठीक है, तो वी कैन कंटिन्यू राइट। तो हाँ जी, विल विल कंटिन्यू। हम यानी अपना कल वाला लेक्चर डेफिशिएंट जो है वो पूरा कर लेते हैं, और आगे फर्दर स्टडी कर लेते हैं। तो आपकी क्लास 12:45 पे है। आई लीव यू गाइज एट 12:40, यानी हम अपना टाइम जो है वहाँ तक हम सिर्फ चलेंगे 12:40 तक, और आप एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास बिल्कुल पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, another mechanism which is helpful to us is called diffraction. ये वाली जो शेप है या जो तस्वीर है डाइफ्रैक्शन की, दिस इज नॉट वेरी गुड इलिस्ट्रेशन। लेट मी ड्रॉ समथिंग एल्स। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आपके लिए ड्रॉ करते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप डाइफ्रैक्शन के बारे में क्या जानते हैं। हैव यू एवर heard this term before? जी बेटा। ओके बेटा, ये मैंने क्या ड्रॉ किया आपके सामने? या फिर एक और सिनेरियो ले लीजिए कि ये समझ लेते हैं कि ये गाड़ी है और ये हमारे पहाड़ है, ठीक है। ओके, और इस तरफ हमारे जी दरिया है। दरिया को कैसे बनाते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे।
ओके बेटा, वी हैव टू सिनेरियोज, ठीक है. This is sort of somewhere blue area type scenario, ठीक है. If you have been to Islamabad, या अगर आप लाहौर में गए हैं तो probably I think गुलबर्ग या लिबर्टी की जो साइट है. अगर आप फैसलाबाद से हैं तो जो यानी क्लॉक टावर या जो घंटा घर के जो बाजार हैं प्रॉब्ली. तो व्हाट हैपेंस इज दैट यू हैव बिल्डिंग्स इन बोथ साइड्स, ठीक है. इस साइड पे भी आपके पास बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, एंड इस साइड पे भी आपके पास बिल्डिंग्स हैं, एंड यू आर गोइंग समवेयर ऑन द रोड ओवर हियर, ठीक है. और या फिर ये कि आपने ऐसा देखा होगा कि आप मरी की साइड पे या थोड़ा आगे सवात वगैरह वाली साइड पे अगर आप जाएं, या चले कलर कहार फॉर दैट मैटर, मोटरवे के ऊपर यू आर ट्रैवलिंग, तो यू आर गोइंग डाउन द कलर कहार और यू आर कमिंग अप द कलर कहार, एंड देयर आर लॉट ऑफ mountains over here and you are driving the car over here. What do you think about signal reception? क्या ख्याल है आपका मोबाइल फोन के ऊपर सिग्नल रिसेप्शन या डेटा के ऊपर? तो क्या आपका एक्सपीरियंस है? प्रॉब्ली आई थिंक आप इन दोनों सिनेरियोज में कहीं ना कहीं गुजरे होंगे. प्लीज हेल्प मी आउट. क्या एक्सपीरियंस है आपका सिग्नल रिसेप्शन का? इट इज गुड, इट इज पुअर? क्या ऐसा हुआ है कि आप YouTube पे कुछ स्ट्रीमिंग कर रहे हो और स्ट्रीमिंग रुक जाए, या आप कॉल पे बात कर रहे हो और कॉल कट जाए? तो क्या कभी ऐसा होता है? Yes. अच्छा, तो कभी आपने उसकी वजह पे गौर किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये हिंड्रेंस की वजह से शायद होता है. इसकी वजह से बेटा? सर सिग्नल के रिसेप्शन में हिंड्रेंस आ जाती है ना इस तरह बीच में, तो फिर सिग्नल की रिसेप्शन में हिंड्रेंस आ जाती है, और अगर आप जो सिग्नल है उसको एक सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर कर लें, मतलब सूरज कंसिडर कर लें, तो जिस तरह से अगर सूरज है और उसके आगे बिल्डिंग्स हैं या ऑब्स्टेकल्स हैं, तो आपको इन बिल्डिंग्स का साया नजर आता है, राइट? ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि यू से कि जी अगर आप उस साए में खड़े हुए हैं, यानी अगर आप बिल्डिंग्स के पास में खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है यू से यू आर स्टैंडिंग इन द शैडो ऑफ द बिल्डिंग्स, राइट? ऐसे ही है ना, आप उसके साए में खड़े हुए हैं. तो जो सिग्नल ट्रांसमिशन है, जो वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन है, इसमें भी इसी तरह से होता है कि अगर आप के सिग्नल के रास्ते में ये बिल्डिंग्स आ जाएं बड़ी बड़ी, ठीक है, तो इन सिग्नल्स के आप शैडो में आ जाते हैं. आप जिस रीजन में मौजूद होते हैं जहां पे आपको रिसेप्शन अच्छे तरीके से नहीं आ रही होती, उसको आप कहते हैं शैडो रीजन, ठीक है. लेकिन ये इस तरह से नहीं है जिस तरह मैंने अभी आपको सेंटोरस की या इसकी एग्जांपल दी. वहां पे सिग्नल रिसेप्शन इनडोर और आउटडोर में फर्क होना एक अलग बात है. यहाँ पे आप भी आउटडोर में हैं और जो सिग्नल ट्रांसमीटर है वो भी आउटडोर में है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्टिकल यू हैव कम इनटू अ शैडो रीजन, सिग्नल इज अनएबल टू रीच यू, ठीक है. बोथ इन दिस सिनेरियो, जो सिनेरियो नंबर 1 है, इसमें भी ऐसा ही है, और जो ये वाला सिनेरियो है इसमें भी ऐसे ही है. प्रोबेबली देयर इज सम टावर ओवर हियर समवेयर, ठीक है, जिससे रिसेप्शन जो है वो हो रही है हर तरफ. लेकिन बिकॉज नाउ दे आर माउंटेन्स समवेयर ओवर हियर, या टावर भी ऑलरेडी माउंटेन में लगा हुआ है लेकिन कोई पीक है, आप किसी ऐसी लोकेशन पे हैं कि आपकी तरफ
कोई पीक आ गई है एंड द सिग्नल कैन नॉट नाउ रीच यू डायरेक्टली, ठीक है। तो दिस फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव यू हैव कम इनटू अ शैडो रीजन। तो अब मुझे ये बताइए कि इस शैडो रीजन में अगर आप सिग्नल रिसेप्शन को इम्प्रूव करना चाहें तो क्या तरीकाकार हो सकता है आपके पास? ये जनाब, शैडो रीजन में सिग्नल अगर ट्रैवल करना चाहे तो क्या तरीकाकार हो सकता है आपके पास? क्या इसका हल होगा? आपको हायर कर लिया किसी कंपनी ने, यूफोन वालों ने या जोंग ने, और आपको कहा कि यार हमें ये मसला आ रहा है, तो हमारी सिग्नल रिसेप्शन यहाँ पे बहुत पुअर है, तो आप हमें इसका कोई हल बताएं। तो आपने ये आइडेंटिफाई किया कि जी अच्छा आप शैडो रीजन में हैं बिकॉज ऑफ ऑब्स्टेकल्स, तो आप क्या हल प्रपोज करेंगे उनको? व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम कि क्या किया जाए? तो जनाब, एनी थॉट्स? सर रिपीटर्स वगैरह। ठीक है, आप रिपीटर्स लगा सकते हैं। आप यू कैन सेफली टेल देम कि यार अच्छा ये जो बिल्डिंग है नियर बाय, आप इसके बिल्कुल इस साइड के ऊपर एक रिपीटर लगा दें, और जो रिपीटर है वो यहाँ से सिग्नल ले लेगा और आपका शैडो रीजन खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, वन आंसर। और रिपीटर इज वन। और सर ये भी पॉसिबल है कि अगर हम बिल्डिंग के बीच में कोई स्लिट हो, डिफरेंस मतलब बिल्डिंग्स क्लोज ही ना हो, उनके बीच में डिफरेंस हो, तो फिर वहाँ से सिग्नल का डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं। जी जी, वो तो एक स्टैंडर्ड बात है ना, लेकिन मैं इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जहाँ पे यानी एक डेफिनेट ऑब्स्टिकल आपके पास मौजूद है। तो इस केस में रिपीटर इज वन आंसर, यस वेरी गुड आंसर। और उसके अलावा ठीक है, चलें, अगर स्पेसिंग हो तो भी हो सकता है, लेकिन इस केस में स्पेसिंग आपके पास नहीं है सॉर्ट ऑफ। तो द सेकंड आंसर इज, चले मैं खुद ही बताता हूँ, आगे कंटिन्यू हम इसको करते हैं। द सेकंड आंसर इज डाइफ्रैक्शन। ठीक है, डाइफ्रैक्शन इज अ नेचर प्रोवाइडेड फिनोमेना जो कि आपको शेडोइंग से या शेडोड रीजन में सिग्नल पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, दिस इज अ फिनोमेना। और जो डाइफ्रैक्शन है, दिस इज, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ होगा डेफिनेटली। अगर मैंने पढ़ा हुआ है मैट्रिक एफएससी में तो आपने भी पढ़ा हुआ होगा। डाइफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ अ सिग्नल, ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन की तरह दिस बेंडिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ द रीजन कि इस मीडियम की और इस मीडियम की इनमें कोई फर्क है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में तो ये होता है ना कि हम ये कहते हैं कि when light comes from a denser medium to a rarer medium या rarer medium to denser medium, तो it bends away from normal या towards the normal। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो दो मीडियम्स हैं दे आर डिफरेंट। ठीक है, और उनकी परमिटिविटी परमिएबिलिटी डिफरेंस की वजह से एज पर स्नेल्स लॉ आपका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जो डाइफ्रैक्शन है इसमें मीडियम इज नॉट डिफरेंट, लेकिन फ्रॉम द एज ऑफ द ऑब्स्टिकल the wave comes down to serve या to provide signal in the shadow region। ठीक है, हाँ, ये कितना बेंड होगा वो डिपेंड करता है कि द वेव एग्जैक्टली टचेस द एज, यानी किस एंगल पे ऊपर वो उसको एग्जैक्टली टच करती है। और इसकी लेट मी शो यू द एक्सप्लेनेशन टू इट कि व्हाट इज हैपनिंग। हैव अ लुक एट इट नाउ।
अब है क्या कि वी हैव अ सोर्स which is coming over here and then we have an obstruction और यहाँ पे एक शैडो रीजन है और उस शैडो रीजन में हम प्रोपेगेशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट इट व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, ओके। ये हाइजन प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा हुआ है जिसमें हम ये कहते हैं कि एक जो सोर्स है वो आगे वेव फ्रंट्स बनाता है और उन सारे वेव फ्रंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो एक और वेव बन जाती है। फिर उस वेव के ऊपर आप डिफरेंट लें तो ये छोटे छोटे वेव फ्रंट्स बनते हैं। उन वेव फ्रंट्स को ज्वाइन करें तो आपके पास एक और वेव बन जाती है। ठीक है, यानी ये सारे के सारे ये छोटे छोटे वेवलेट्स हैं और फिर ये पूरे का पूरा वेव का एनवेलप है। ठीक है, इसी फिनोमेना को कंसिडर कीजिए एंड कंसिडर दिस लॉन्ग लाइन एज द प्लेन वेव। ठीक है, तो ये प्लेन वेव का एक वेव फ्रंट बना, यहाँ पे छोटे छोटे सोर्सेज आए, उन सोर्सेज की वजह से वेव फ्रंट्स बने। ठीक है, और फिर इन सारों को ज्वाइन किया तो आपके पास एक और प्लेन वेव बन गई, फिर नेक्स्ट प्लेन वेव, नेक्स्ट प्लेन वेव। नाउ दिस इज द ऑब्स्टेकल ओवर हियर। ठीक है, तो नाउ इफ यू लुक एट इट, इस ऑब्स्टेकल की वजह से ये नुकसान तो हो रहा है कि जो यहाँ के वेव, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये यहाँ से आगे नहीं जा रहे। ठीक है, लेकिन इससे ये फायदा भी हो रहा है कि जो ये शैडो रीजन है, जो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है, अब आप देखिए कि इट इज नाउ प्रोपेगेट प्रोवाइडिंग यू प्रोपेगेशन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, तो प्रीवियसली जो आपका शैडो रीजन था, अब इस डायफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से although there is signal going in this direction as well, but now signal has started coming in this diffraction in this shadow region as well। ठीक है, तो जो ऐसी diffraction है, तो diffraction is simply bending of the signal from the edge of an obstacle और इसको to be precise हम इसको कहते हैं knife edge diffraction where we say कि ये जो obstacle है ये काफी thin है, इसका जो एज है वो बिल्कुल जो सिग्नल की बेंडिंग हो रही है वो बिल्कुल फ्रॉम दी टॉप हो रही है जैसे एक छुरी का होना होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑफ दिस व्हिच इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर कि हाउ द सिग्नल प्रोपेगेट्स इन द शैडोड रीजन। और हमारे एक टीचर हुआ करते थे, ये इस किताब की ही है एग्जाम्पल, वो हमें ये दिखाया करते थे कि ये डाइफ्रैक्शन कैसे एक नेचुरल फिनोमेना है। ही यूज्ड टू लाइक दिस पिक्चर। नाउ व्हाट हैपनिंग इज दैट दिस इज अ सी। ठीक है, सी फ्रंट है और वेव्स आर ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सारी की सारी, और ये थोड़ा एक बीच का पार्ट है या ये लैंड का पार्ट है जो कि दरमियान में आ गया। ठीक है, अब इसकी वजह से ये सारी की सारी जो वेव्स हैं ये यहाँ पे ब्लॉक हो गई एंड आइडियली देयर शुडंट बी एनीथिंग ओवर हियर। ठीक है, यानी ये सारे का सारा हिस्सा जो है वो ड्राई होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस नाइफ एज, ये जो एज है, दिस इज द नाइफ एज एंड इफ यू लुक एट इट ऑल ऑफ दीज स्ट्रीम्स हैव स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी कि ये वाले एज इट इज स्ट्रेट आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस नाइफ एज की वजह से जितना भी पानी का फ्लो है, now it has started coming in this direction। ठीक है, तो we used to like this example and he used to like it as well। तो ये इसी किताब में से है। तो अब पॉइंट ये है कि डाइफ्रैक्शन को we can call it as a benefit, यानी we can see certain advantage in it and we can see a certain disadvantage in it as well। Now say for example, अगर आपने यहाँ पे अपना घर बनाया हुआ था कोई, ठीक है, तो आपकी डिजायर ये थी कि इस जगह पे कुछ भी ना आए। ठीक है, लेकिन इस एज की वजह से अब यहाँ पे पानी आना शुरू हो गया। ठीक है, तो यू हैव अ डिसएडवांटेज। अगर आप इसको वायरलेस प्रोपेगेशन के पर्सपेक्टिव से देखें
तो maybe you wanted all of these waves or the energy to go straight, ठीक है? You didn't want any of the energy to come down over here. So what happens is that इस knife edge की वजह से, because now the wave has started traveling over here as well, और जो फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो अगर ये ऑब्स्टिकल ना होता तो आपकी सारी की सारी एनर्जी आपकी डिजायर्ड लोकेशन पे जा रही होती, ठीक है? और इस केस में ये वाली आपकी अनडिजायर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर गेटिंग अ प्रोपिगेशन लॉस, ठीक है? आपका एनर्जी लॉस हो रहा है बिकॉज द एनर्जी इज नाउ गोइंग इन योर अनडिजायर्ड लोकेशन। लेकिन इसके अंदर एडवांटेज ये छुपा हुआ है कि इस तरह के सिनेरियोस जो कि मैंने आपके सामने ड्रॉ किए थे, इस तरह का सिनेरियो जो कि एक शैडो रीजन है, नाउ देयर इज वन ऑप्शन कि आप यहाँ पे एक रिपीटर लगाएं, लेकिन देयर इज अनदर ऑप्शन कि आप जो ये वाला ट्रांसमीटर है इसकी हाइट को कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि जब वेव यहाँ पे ट्रेवल करे, या इसकी लोकेशन को आप बिल्डिंग्स के दरमियान में, जिस तरह आप स्लिट की बात कर रही थी, तो आप इसकी लोकेशन को इस तरह से एडजस्ट करें सो दैट व्हेन द सिग्नल कम्स ओवर हियर, तो इट स्टार्ट्स, यानी एटलीस्ट फ्रॉम वन ऑफ दीज बिल्डिंग्स इट स्टार्ट्स बेंडिंग डाउन, ठीक है? और सिग्नल जो है वो आपके इस शैडो रीजन में पहुंचना शुरू हो जाए, ठीक है? तो देयर कैन बी, तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि डाइफ्रैक्शन में देयर इज एन एडवांटेज हिडन एंड देयर इज आल्सो अ डिसएडवांटेज, ठीक है? इट डिपेंड्स हाउ डू यू ट्रीट इट या हाउ डू यू लुक एट इट, ठीक है? तो let me see what else we have in the book. So ये हमने देख लिया, ये देख लिया, तो ओके, तो कंसिडरिंग कि जो ये नाइफ एज है, इसमें कंसिडरिंग कि दिस इज द लॉस ऑफ द एनर्जी, वी कैलकुलेट एन अटेन्युएशन कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड नाइफ एज अटेन्युएशन, ठीक है? एंड इट, this knife edge attenuation depends on this particular coefficient जिसको small v से represent किया गया है, and this parameter v is the diffraction parameter, ठीक है? तो ये यहाँ पे अब आपको ये बता रहा है कि, और इसको हम फ्रेनेल diffraction parameter कहते हैं, तो it is now telling you that for different values you are getting different loss, ठीक है? तो अभी हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, और जब हम कंटिन्यू करेंगे तो वी विल सी अ सिनेरियो जहाँ पे वी विल हैव अ ट्रांसमीटर एंड वी विल हैव अ रिसीवर, एंड देन विल सी कि जिस तरह मैंने आपको ये कहा कि हम यहाँ पे मे बी वी कैन सी कि कितनी हाइट होगी इस बिल्डिंग की, सो दैट वी वुड बी एबल टू ट्रांसमिट सम एनर्जी इन दिस शैडोड रीजन, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट, तो वी विल सी दिस ज्योमेट्री वेयर यू हैव अ ट्रांसमीटर एंड यू हैव अ रिसीवर एंड यू हैव a knife edge obstacle over here. So we'll try to figure out okay, what are the conditions jab we can get reception over here at this point, and what are the conditions when there will be a blockage at this point, ठीक है? तो और वो देखेंगे कि वो conditions इसकी height के ऊपर depend करती हैं, तो then based on the obstacle we can either figure out the height of the transmitter or we can figure out the height of the receiver, or for the given transmitter and receiver part we can see कि जी obstacle की height क्या हो सकती है so that we can still get the reception, ठीक है? तो this is an interesting discussion or phenomena to study, लेकिन we'll do it next time inshallah, ठीक है? So for now, if you have any questions, please do ask. Otherwise, हम यहाँ पे close करते हैं session को.
जी बच्चों, कोई है क्वेश्चन तो बता दीजिए। नो सर। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, फिर अपना ख्याल रखिएगा। और जो टास्क है उसमें मैंने जो नई वाली असाइनमेंट है उसको मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब उसमें 2 वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, पुरानी उसमें डिलीट नहीं हो पा रही थी, तो आपने जो EE1 वाला है उसको आपने नहीं करना है, जो एंटेना OHT1 के नाम से फाइल है उसको आपने करना है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।